Hey everyone, welcome to this channel. Today in this video we are going to discuss basics of statistics. So basically you have found lot of videos which would be based on mean, median, mode, their definition or formula and central limit theorem. But in this video we will try to understand these keywords or topics with the help of proper business example and then their uses, limitations, and finally some interview based questions out of these topics. So basically these topics are the fundamentals of statistics and ये बहुत सारे or you can say any interviews related to data analyst role or product analyst role, this is must topic जो कि इंटरव्यू में पूछे जाते हैं. So let's get started. First start with mean. So mean में what is mean? So this is basically kind of average value of any data set that we get. तो फॉर्मूला बेस्ड अगर कहें तो ये सिंपल एवरेज का ही फॉर्मूला होता है लाइक सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज विच इज़ इक्वल्स टू आवर एवरेज. नाउ कमिंग टू द बिजनेस एग्जाम्पल. सो यहाँ पे हमने एक जैसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का डेली ऑर्डर्स को जो है वो डेली बेसिस पे लाइक मंडे के करस्पॉन्डिंग ऑर्डर्स को हमने यहाँ पे एक टेबल फॉर्मेट में रखा है. नाउ in terms of calculation, mean of these orders would be the sum of all the orders divided by number of days, or you can say number of orders जितने भी हमें entries मिले हैं, that here it is 5, so that is why we have divided it by 5 and then we got 200 as the mean of this data set. Now limitation of mean, which is very important. So यहाँ पे if you can see जो ऑर्डर्स थे दैट वाज 100, 120, 130, 150 एंड देन 500. सो यू कैन कंसिडर 500 एज द आउटलायर. सो बेसिकली ये 500 एक ऐसा डेटा सेट है और यू कैन से पॉइंट है इन दिस डेटा सेट विच इज़ बायसिंग द होल डेटा टूवर्ड्स 500. So that is why we are saying this 500 ka entry as outlier, and that is why because of this one unusually high value the mean becoming misleading and does not present a typical day, because you can see that यहाँ पे mean जो calculated आया है वो 200 आया है, and that is why we are saying that ये एक bias की तरह काम कर रहा है. सो दैट इज़ वाई यहाँ पे हमने मीन का ये लिमिटेशन देखा कि मीन जो है बेसिकली एक आउटलायर से बायस्ड हो जाता है और उसके अकॉर्डिंग ही वो वैल्यू देता है. नाउ व्हेन द मीन इज़ यूज्ड इन एनालिटिक्स, सो बेसिकली जब भी हमें एवरेज कोई भी यू कैन से KPI का या फिर कोई भी मेट्रिक्स का हमें एवरेज निकालना होता है, वी यूज़ मीन. फॉर एग्जांपल एवरेज ऑर्डर वैल्यू, एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र विच इज़ अ वेरी की मेट्रिक्स इन एनी बिजनेस, एवरेज सेशन ड्यूरेशन व्हेन डेटा इज़ नॉट हाईली स्क्यूड. सो बेसिकली मीन यूज़ करने का कंडीशन यही होता है कि आपका डेटा स्क्यूड नहीं होना चाहिए और यू कैन से आउटलायर्स नहीं होना चाहिए आपके डेटा में. सो नाउ इंटरव्यू क्वेश्चंस रिलेटेड टू मीन. तो जो हमने अभी टॉपिक्स कवर किया है बेसिकली मैंने उसको क्वेश्चन फॉर्मेट में डाला है जो आपके इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं. जैसे व्हेन शुड मीन नॉट बी यूज्ड इन बिजनेस एनालिसिस. सॉरी. सो बेसिकली हमने अभी जस्ट बताया था कि वेन एवर आवर डेटा इज स्क्यूड और कंटेन्स सिग्निफिकेंट आउटलायर्स then it can give a misleading picture of typical behavior, and there we will avoid or you can say not use mean. Second question could be give a real business use case when mean is appropriate. तो mean is appropriate for calculating जो अभी मैंने बोला था एवरेज जहाँ पे भी हम किसी भी मैट्रिक्स का निकाल रहे हैं. we can give few examples like AOV और ARPU जहाँ पे भी हमें एवरेज जानना है तो वहाँ पे हम इस टाइप का मीन को हम यूज़ करेंगे. थर्ड कैन बी लाइक कैन मीन बी यूज फॉर यूज़र सैलरी डेटा, वाई और वाई नॉट. सो बेसिकली यहाँ पे हमें ये सोचना है कि सैलरी डेटा किस तरह की होती है. सो सैलरी जो होता है वो बेस्ड ऑन डेजिग्नेशन होता है एंड दैट कैन बी ऑब्वियसली किसी जो हायर डेजिग्नेशन के लोग होंगे ऑब्वियसली उनकी सैलरी स्क्यूड होगी टुवर्ड्स हायर वैल्यू, एंड देन जो लोअर डेजिग्नेशन के लोग होंगे उनकी अलग स्क्यूड होगी. सो दैट इज़ वाई जनरली नो वी आर सेइंग बिकॉज सैलरी डेटा इज़ ऑफन स्क्यूड ड्यू टू अ फ्यू
वेरी हाई अर्नर्स, बिकॉज उसकी उनकी जो मतलब वी कैन से दैट होता क्या है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हाइयर डेजिग्नेशन वाले लोगों की यू कैन से नंबर्स जो होगी और काउंट जो होगी वो कम होगी, बट देयर सैलरी वुड बी वेरी हाई, एंड दैट इज़ वाई दे विल एक्ट एज एन आउटलायर इन आवर डेटाबेस, एंड दैट इज़ वाई वी आर सेइंग कि सैलरी जो है वो एक स्क्यूड डेटा होती है, दैट इज़ वाई विच विल इन्फ्लेट द मीन, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू यूज़ mean while like calculating or doing any kind of, you can say, calculation on salary data. Now coming to our second topic, which is median. So what is median? Median is the middle value of a data set after sorting it in ascending or descending order. So basically हम पहले data set को sort करते हैं and then we get the middle value and then we consider it as median. सो जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल से समझते हैं, दिस इज़ द लाइक 5 डेटा पॉइंट्स दैट वी गॉट, इसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है, एंड देन द मिडिल पॉइंट इज़ द 130 विच विड बी द मीडियन फॉर आवर डेटा सेट. नाउ वाई मीडियन इज़ इम्पॉर्टेंट? Median is not affected by extreme value or outliers and often represent the real behavior of user. You can say this is the main difference between a mean and median. Median हमारा outlier से affect नहीं होता है, and that is why it is a key difference. जैसे जहाँ पे भी जिस भी data set में हमारा skewed data है, we will prefer median over mean. सो दैट इज़ वाई इसको वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड विथ रियल बिजनेस सिनेरियो. जैसे सैलरी, 9 एम्प्लॉयज़ का सैलरी हमें मिला है एंड दे आर अर्निंग बिटवीन 40,000 to 60,000. नाउ ये हमें 9 out of these 8 are in this range and one employee earns 5 lakhs. So here 5 lakhs वाला employee is an outlier in our data. So mean salary may suggest the company pays well, बिकॉज यहाँ पे होगा क्या, ये जो 5 lakhs का आउटलायर है उसके कारण हमारा मीन जो है वो बायस्ड होगा, एंड इट वुड बी द मीन का जो वैल्यू आएगा दैट वुड बी टूवर्ड्स 5 lakhs, एंड दैट इज़ वाई हमें ऐसा लगेगा कि कंपनी इज़ पेइंग वेरी वेल टू देयर एम्प्लॉई. बट द थिंग इज़ कि व्हेन वी विल कैलकुलेट द मीडियन, तो मीडियन सैलरी शोज़ द ट्रू सेंट्रल टेंडेंसी, मतलब जो कह सकते हैं जो काइंड ऑफ एक बीच का एवरेज होता है, काइंड ऑफ लाइक कि जो डेटा स्क्यूड है तो उसको हम एवरेज कैसे निकालेंगे, तो देन वी विल कंसिडर मीडियन एज आवर एवरेज फॉर एनी काइंड ऑफ स्क्यूड डेटा और बेसिकली द सैलरी डेटा हियर. यहाँ पे अगेन व्हेन एनालिस्ट्स प्रेफर मीडियन, तो यूज़र इनकम एनालिसिस, डिलीवरी टाइम मैट्रिक्स, ऐप लोड टाइम और कस्टमर स्पेंडिंग बिहेवियर, बेसिकली जो भी डेटा जो कंप्लीटली यू कैन से थ्रू आउट स्प्रेडेड ना हो और काइंड ऑफ आउटलायर से भरे हुए हो, स्क्यूड हो, देयर वी विल ऑलवेज प्रेफर मीडियन ओवर मीन. नाउ अगेन सम इंटरव्यू क्वेश्चंस आउट ऑफ दिस. सो जो भी मैंने टॉपिक्स अभी जैसे बताया है, वाई इज़ मीडियन प्रेफर्ड ओवर मीन इन मैनी बिजनेस सिनेरियोज, सो दिस इज़ द आंसर फॉर दिस, दैट मीडियन इज़ प्रेफर्ड बिकॉज it is not affected by extreme values or outliers. Then give an example where median is better metric than mean. तो obviously we can use any kind of skewed data like salary यहाँ पे था, we can give the example. Then how is median useful in product analytics? So median helps us to understand typical user experience such as median app load time or median session duration. So basically जो भी kind of skewed data होता है, in general traffic data और app load time, तो इस टाइप का जो प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी मेट्रिक होता है तो देयर मीडियन आर यूजफुल. नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट मोड. So what is mode? So this is most frequently occurring value in a data set. So now again let's understand with this example. So यहाँ पे हमने कैटेगरी और ऑर्डर्स डाला है, जैसे डिफरेंट कैटेगरीज है एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन, ग्रॉसरी, एंड देन उसके करस्पॉन्डिंग हमने ऑर्डर्स का एक सैम्पल डेटा लिया है. यहाँ पे मोड इज़ इक्वल्स टू फैशन, बिकॉज फैशन के करस्पॉन्डिंग हमें सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स मिल रहे हैं, और यू कैन से कि फैशन का जो टोटल फ्रीक्वेंसी होगा इन दिस डेटा सेट वुड बी सबसे ज़्यादा, and that is why it is the mode of this data, most frequently purchased category.
is the fashion, which is the mode. Now, product and business use cases, most used app feature, most common payment method, most frequent customer complaint और churn reason. Means जहाँ पे भी हमें frequency related कोई भी kind of calculation करना है, we will use mode as that metric. सो यहाँ पे अगेन इसका लिमिटेशंस पे आते हैं. सो there can be chances that data set may have no mode. For example, if in this data set अगर इलेक्ट्रॉनिक्स फैशन एंड ग्रॉसरी के करस्पॉन्डिंग टू हर एक का 200 ऑर्डर्स होता, देन इन दिस केस वी वुड हैव एंडेड विथ नो मोड वाला केस. दैट इज़ वाई दिस इज़ वन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ मोड. एंड देन सम डेटा सेट में हैव मल्टीपल मोड्स ऑल्सो. सो यहाँ पे इफ़ 450 एंड देन ग्रॉसरी का भी 450 हो जाता, देन वी वुड हैव अ काइंड ऑफ कन्फ्यूजन की विच इज़ द मोड, फैशन और ग्रॉसरी. सो इन दिस केस यहाँ पे ये मल्टीपल मोड का सीन बन जाता. सो दैट इज़ वाई दीज आर द टू मेजर लिमिटेशंस ऑफ मोड. So now coming to the interview questions and answers. So what does mode represent in a data set? So this is the most frequently occurring value in a data set. Then second can be like how is mode used in product analytics? So this is to identify the most commonly used feature or most preferred payment method or customer issue, anything जहाँ पे हमें frequency देखना हो. Then third can be, can a data set have more than one modes? तो obviously a data set can be bimodal और multimodal उसको कहते हैं, जहाँ पे दो से ज़्यादा मोड्स हों if multiple value occur with the same highest frequency. Now this is the very you can say important topic, which is the visual explanation of mean, median and mode. So till now we have covered like what is mean, median and mode, their like business significance, their limitations, their uses. But this topic covers the combination of all three things, or you can say kind of comparison. So basically हमने यहाँ पे 3 तरह के डेटा को देखा है. So first of all, these all data are kind of you can say normal distribution, और जिसको हम एक कह सकते हैं bell shaped curve होता है. I will cover these topics in my separate video. So अभी के लिए you people can assume that these bell shaped curve are normal distribution. and यहाँ पे हमें 3 तरह के curve मिले हैं. like for example this is positive skewed, मीन्स इसको पॉजिटिव स्क्यूड इसलिए कह रहे हैं बिकॉज यहाँ पे राइट हैंड साइड में हमें इसका टेल मिल रहा है. एंड देन दिस इज़ अ काइंड ऑफ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके दोनों ही साइड्स जो है वो इक्वल और सिमिलर हैं. एंड देन थर्ड इज़ द नेगेटिव स्क्यूड. सो दिस इज़ जस्ट ऑपोजिट ऑफ आवर फर्स्ट कर्व, विच इज़ दिस इज़ हैविंग टेल इन द लेफ्ट साइड, और दैट इज़ वाई इसको हम नेगेटिव स्क्यू कहते हैं. नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इन 3 डेटा सेट के केस में, और जब हमें इस 3 तरह का डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है, तो हमारे मीन, मोड, मीडियन का क्या रिलेशन होता है. सो बेसिकली यहाँ पे मैंने चार्ट से भी समझाया है लाइक अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, और जिसको हम यहाँ पे फर्स्ट जो अपना है सिमेट्रिकल बेल शेप्ड कर्व वेयर डेटा इज़ इवनली स्प्रेड. यहाँ पे हमारा मीन, मीडियन एंड मोड तीनों ही बराबर होता है. मीन्स मीन इज इक्वल्स टू मीडियन इज इक्वल्स टू मोड. Coming to our second case, right skewed distribution or positive skew, long tail on the right side. यहाँ पे क्या होता है, मोड इज़ द लोएस्ट वन, देन कम्स मीडियन एंड देन द मीन. बिकॉज यहाँ पे इफ़ वी कैन सी, जैसा कि हमने मीन के एग्जाम्पल्स डेफिनीशन से समझा था, बिकॉज यहाँ पे ये हायर वैल्यू की तरफ स्क्यूड है. दैट इज़ वाई मीन जो है हमारा, वो हमारा जो अगर मीडियन को अगर हम एवरेज बोलें तो वो उससे ज़्यादा होगा. सो इसको इस तरह से हम यू कैन से वी कैन रिमेंबर इट और रिकॉल इट. वेन एवर अ केस ऑफ पॉजिटिव स्क्यूड डेटा वी गेट, दैट मीन्स कि डेटा वुड बी स्क्यूड टूवर्ड्स राइट साइड और हायर वैल्यू, एंड दैट इज़ वाई मीन जो है वो उसकी तरफ ही बायस्ड हो जाएगा, और hence it will be the highest value among all the 3 metrics. तो दैट इज़ वाई मीन जो है वो हाईएस्ट होगा. मीडियन ऑब्वियसली एक एवरेज की तरह काम करेगा फॉर अ स्क्यूड डेटा, दैट इज़ वाई ये
बीच में होगा, एंड देन मोड जो है वो सबसे लोएस्ट हो जाएगा. देन कमिंग सिमिलरली वी विल डिस्कस द लेफ्ट स्क्यूड और नेगेटिव स्क्यू डेटा, जो कि हमारा थर्ड केस है. लॉन्ग टेल ऑन द लेफ्ट साइड, ये वाला केस है. यहाँ पे भी सिमिलरली क्या होगा, यहाँ पे हमारे लोअर वैल्यू और यू कैन से नेगेटिव वैल्यूज़ की जो है वो आउटलायर्स की तरह काम करेगा, एंड दैट इज़ वाई ये मीन जो होगा वो उस टुवर्ड्स दोज वैल्यू जो है वो बायस हो जाएगा, एंड दैट इज़ वाई मीन का वैल्यू जो है वो सबसे कम होगा यहाँ पे. मीडियन अगेन मेंटेन करेगा अपने एवरेज को, एंड दैट इज़ वाई ये सबसे मिडिल में होगा, एंड देन मोड वुड बी द हाईएस्ट. सो दैट इज़ वाई मैंने इस चीज़ को यहाँ पे समराइज किया है. इन दिस सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन द ऑल थ्री थिंग्स वुड बी इक्वल. राइट स्क्यूड के केस में मोड वुड बी द लोएस्ट वन, देन मीडियन, देन मीन, एंड देन थर्ड केस विच इज़ द लेफ्ट स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे मीन वुड बी द लोएस्ट वन, एंड देन मीडियन, एंड देन मोड. सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहाँ पे like you can say कि this is a must kind of interview questions which you will get in any kind of like data analyst or product analyst interview. Now coming to our last topic, which is the central limit theorem. इसका simple explanation कहें तो even like if the original data is not normally distributed, the distribution of sample mean will be approximately normal if the sample size is sufficiently large. So basically जो सैम्पल हम उठाते हैं अपने पॉपुलेशन से, जो पॉपुलेशन विच इज़ द यूनिवर्स, होल यूनिवर्स ऑफ द डेटा, उसमें से जो हम रैंडमली एक सैम्पल सेट और सबसेट उठाते हैं, इफ़ दैट इज़ सफिशियंटली लार्ज एंड रैंडमली टेकन, देन इर्रेस्पेक्टिव कि हमारा पॉपुलेशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था या नहीं था, हमारा सैम्पल साइज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा approximately. So basically this theorem is very important or very significant in the world of statistics because it gives us the freedom for the operation of like you can say A/B testing और hypothesis testing, जो कि और you can say जिसके लिए एक primary condition होता है कि data should be normally distributed. तो ये हमें वो फ्रीडम देता है बिकॉज इट इज़ सेइंग कि जो सैम्पल सेट हम उठाएंगे आउट ऑफ दैट पॉपुलेशन, दैट वुड बी अप्रॉक्सीमेटली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड, एंड दैट इज़ वाई हम उसमें फर्दर ऑपरेशंस कर सकते हैं. So let's like understand this real product analytics using some example. So consider a food delivery app with millions of users. Each user has a different delivery time. Delivery times are not normally distributed. सो हमने एक जैसे फूड डिलीवरी ऐप को लिया, मिलियंस ऑफ यूज़र होंगे, सबका डिलीवरी टाइम भी डिफरेंट होगा, एंड ऑब्वियसली this is like giving us the direction that this is the our population set or you can say the universe of data, and that is why it is saying कि delivery time जो है obviously normally distributed नहीं होगा. तो if analysts take large random samples of users and calculate the average delivery time, those averages will follow a normally distribution. Now out of these population, अगर हम large random sample set जो है वो हम बार बार जो है काइंड ऑफ यूज़र्स एंड देयर एवरेज डिलीवरी टाइम का जो डेटा सेट है वो अगर हम उठाएंगे काइंड ऑफ रैंडम सैम्पलिंग के थ्रू, तो ऑब्वियसली दिस विल गिव अस एन आइडिया कि दोज सैम्पल्स वुड बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. सो let's try to understand the importance, means if it is normally distributed, so why it is important, because it gives us the freedom that I have mentioned to do the A/B testing or any kind of hypothesis testing, confidence interval decide करने का, and then population level decision using sample data. So basically होता ये है कि whenever we are launching some product or testing some feature, तो वी कैनॉट इम्प्लीमेंट द होल यू कैन से द टेस्टिंग फेज वाला फीचर टू आवर एंटायर पॉपुलेशन, बिकॉज दैट वुड बी वेरी रिस्की फर्स्ट ऑफ ऑल. सेकेंडली ये बहुत ज़्यादा काइंड ऑफ यू कैन से कॉस्टली अटेम्प्ट होगा
टू लाइक जो फीचर अभी हम श्योर भी नहीं है, विच इज़ इन काइंड ऑफ WIP स्टेज, और हम उसको पूरे के पूरे जो हमारे कस्टमर वर्ल्ड है और कस्टमर यूनिवर्स है हमारा, उस पर अगर हम इम्प्लीमेंट कर देंगे तो इट वुड बी अ वेरी, यू कैन से, बैड आइडिया फॉर एनी बिजनेस और एनी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी. सो बेसिकली हम करते क्या हैं, हम उस पॉपुलेशन में से रैंडम बेसिस पे सैम्पल्स, और यू कैन से सैम्पल सबसेट जो है वो निकालते हैं, एंड देन हम वहाँ पे काइंड ऑफ, यू कैन से, कस्टमर सेग्रीगेशन के हिसाब से, मीन्स जो हमारा सैम्पल होगा दैट वुड बी रैंडमली कंटेनिंग एवरी काइंड ऑफ कस्टमर, उस हिसाब से हम उस पर काइंड ऑफ दैट टेस्ट जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं, टेस्ट फीचर हो या टेस्ट प्रोडक्ट है, एंड उसके हिसाब से हम उसका परफॉर्मेंस चेक करते हैं कि वेदर दिस इज़ वर्किंग और नॉट, सो दैट फाइनली जब हमें वो काइंड ऑफ एक सिग्निफिकेंस मिल जाए, एक काइंड ऑफ, यू कैन से, पूरा कैलकुलेशन होता है लाइक वेदर दिस प्रोडक्ट इज़ सक्सेसफुल और नॉट, उसके बहुत सारे मेट्रिक्स होते हैं. वंस इट इज़ डिसाइडेड, देन ओनली हम उसको पूरे पॉपुलेशन पे इम्प्लीमेंट करते हैं, और यू कैन से द फीचर को लाइव करते हैं. So that is why this central limit theorem is very important in this process, because ये हमें ये एक understanding देता है that our sample subset would be normally distributed, and there is why we can like use all the kind of जो भी A/B testing का process होता है या hypothesis का testing का process होता है, we can use these things over our sample set. Now, interview friendly statement, like kind of, you can say, it's a very important punchline for any kind of interview, is that ki central limit theorem allows us to make reliable population level inferences using sample data. You can say this is the whole this statement explain all the means kind of central limit theorem ka importance in statistics, and that is why it is very useful to understand this statement. Now, like some popular interview questions and answers related to central limit theorem would be, why is the central limit theorem important for analysts? So basically it allows analysts to make reliable inferences about a population using a sample data, even when the population distribution is not normal. Now, how does central limit theorem help in A/B testing? Similar kind of thing, because sample means is normal, so that is why it enables hypothesis testing or confidence level calculation in A/B testing. Now, does CLT applies to small sample? So CLT works best and with large sample sizes, जैसा कि start में ही mention किया था, and small samples may not appropriate a normal distribution accurately. That is why we prefer larger sample sizes. Now यहाँ पे मैंने एक summary बनाया है the topics that we have covered, तो उसका basically best used कब वो होता है, तो मीन को तब यूज़ करते हैं जब डेटा इज़ स्टेबल विथ मिनिमल आउटलायर्स, मीडियन when data is skewed or has outliers, mode to identify the most common behavior, and central limit theorem to make decisions using samples. Now, you can say key takeaway for analysts is a good analyst does not blindly calculate metrics. Instead, they select the right statistical measures on the business context and data distribution. So that is why I have covered each and every keyword, or you can say the matrix of statistics, because ये हमेशा ही ज़रूरी होता है, like rather than knowing the formula or definition, हमें उसका यूजेस, उसका लिमिटेशंस, और यू कैन से बिजनेस कॉन्टेक्स्ट, ये सब समझना बहुत ज़रूरी होता है. And then the final conclusion would be to like understanding mean, mode, median and central limit theorem is the essentials for anyone working in business or product analytics. These concepts form the foundation of data-driven decision making, experimentation, and performance measurement in real-world business problems. And this knowledge not only helps in interviews but also improves day-to-day analytical thinking in professional roles, because
अब यहाँ इतना कुछ जानने के बाद हमारी थिंकिंग वोंट बी लिमिटेड टू लाइक ओनली फार्मूला ओनली। वी वुड बी अंडरस्टैंडिंग कि कहाँ पे हमें क्या यूज़ करना है। दैट मीन्स वी आर यूजिंग दीज theoretical things into our practical life. So that is why this whole learning is important. That is all in this video. If you like this video, please like, share and subscribe. I will see you people in the next one. Till then, thank you and goodbye.